गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, लगभग आई थिंक 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो लेक्चर 1 में आप लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में देखा था, और कूलम्ब्स लॉ लेक्चर 2 में शायद देखा था, है ना। और लेक्चर 3 में क्या था, उसी के आगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वगैरह के बारे में आपको बताया गया था। इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में आई थिंक, हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी बताया जा चुका है। तो जिन लोगों ने शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लेंगे, ताकि आगे आने वाले लेक्चर आपको समझ में आएंगे। काम की व्यस्तता के कारण मैं कुछ लेक्चर नहीं ले पाया अभी 2-3 दिन के अंदर। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ नई चीज़ इसमें। तो हमें आज क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा है ना? चलिए, अब दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे फिजिक्स के किसी भी टर्म्स को अगर आपको समझना है तो अपनी लाइफ के साथ उसको रिलेट करना सीखो, क्योंकि नेचर की नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करना फिजिक्स होता है। और नेचर की चीज़ों को समझने के लिए हम अपने आप को अगर नेचर के साथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। थोड़ा लगता अटपटा सा है, लेकिन वो समझने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे आप अपने गाँव में हो तो आपके गांव में आपकी चलती है थोड़ी बहुत कि अगर वहाँ कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आया तो वहाँ पर आप उसको एक बार धमकी दे सकते हो कि मैं तुमको देख लूँगा, तुमको मारूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। एक दादागिरी टाइप का आपका है। अब बोलोगे ये मेरा एरिया है ना, कि ये मेरा एरिया है और इस एरिया के अंदर का मैं बादशाह हूँ, यहाँ पर अगर तुम आओगे तो मैं तुमको तोड़ूँगा। लेकिन अगर तुम वहाँ से बाहर चले गए, दूसरे के गाँव में चले गए, तो वहाँ क्या तुम्हारी दादागिरी उतनी चलेगी जितनी तुम्हारे गांव में चल रही थी? नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं मुसीबत में आ गए हो तुम। सेम उसी प्रकार से इसको रिलेट करो कि ये एक चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ तक यह किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। अगर इस फील्ड के बाहर वो चार्ज चला गया तो ये उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो बन रहा है इसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। आई बात समझ में? किसी आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां पर वह फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है, उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपल सी भाषा में समझ लेना कि वो चार्ज के अराउंड कोई न कोई एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसा रीजन होगा जहां पर वह चार्ज क्या करेगा, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम पढ़ लेते हैं तो एक नया टर्म आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक नया टर्म आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई चार्ज रखा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमारे पास रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब ये चार्ज इस चार्ज पर कुछ न कुछ बल लगाएगा, तो ये जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जितने बल का अनुभव करेगा, उसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो मान लीजिए कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कई सारे बिंदु बना दें, एक बिंदु यहाँ बन गया, एक बिंदु यहाँ बन गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। अब समझ लो कि कोई चार्ज यहाँ रखा है, कोई चार्ज यहाँ रखा है, कोई चार्ज यहाँ रखा है। ये सब के सब टेस्ट चार्ज हैं। ये प्लस का है मान लीजिए ऐसा, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। इस पर भी लगाएगा फोर्स, इस पर भी लगाएगा फोर्स। लेकिन अगर फील्ड के बाहर कोई चार्ज चला गया है तो क्या ये उस पर फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसका काम वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो फील्ड के अंदर की ही बात करना है। फील्ड के अंदर अगर कोई प्लस चार्ज रखा है और उस पर यह चार्ज जितना फोर्स लगाएगा, जितना बल लगाएगा, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। सिंपल भाषा में समझो कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने फार्मूला भी देख लिया कि F/Q होता है, तो हम यहाँ से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलाम, तो हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। आई बात समझ में? और जब यूनिट मिल जाए तो हम इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो विमीय सूत्र न्यूटन का पहले निकाल लो, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने पढ़ा होगा mLT-2। क्या पढ़े हो? mLT-2। और कूलाम का फार्मूला होता है Q = IT। क्या होता है? देखो I = Q, सॉरी यहाँ देखो I = Q/T, क्लास 10th में पढ़े हो। तो Q = यहाँ से क्या हो जाएगा? IT। I क्या है? एम्पियर, T क्या है? टाइम। तो हम कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम। अब ये दोनों चीज़ें जब ऊपर चली जाएंगी तो ये बन जाएगा आपका mL/T-3A-1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बच्चों न्यूटन पर कूलाम लिखते हैं या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं न्यूटन पर कूलाम। जैसे भी आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात आती है, इधर सुनिएगा ध्यान से, कि ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब बल कैसी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। फोर्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? स्केलर हो वेक्टर हो जाएगी, क्योंकि बल सदिश राशि है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। तो हम यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये सब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या क्या समझ लिए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E = F/Q इसका फार्मूला बन गया आपका। अब देखिए, अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूँ तो न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स लिख सकता हूँ। डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहो तो न्यूटन का mLT-2 अपॉन कूलाम का AT हो गया। इसको ऊपर ले गए तो ये डायमेंशन फार्मूला तैयार हो गया। परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया करता है। और एक ऐसी क्वांटिटी अगर पूछे वेक्टर है या स्केलर है तो ये वेक्टर है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसके पास डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा उस पर, वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये उसको रिपल कर रहा है तो डायरेक्शन इस तरफ से हो जाएगी, और अगर अट्रैक्ट कर रहा है डायरेक्शन इस तरफ से हो जाएगी। ये बात समझ लीजिएगा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो विद्युत बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब थोड़ा ये समझ लो कि एक टर्म अभी आपको आगे बताया जाएगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान और असमान विद्युत क्षेत्र। तो बताया जाता है कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह पर एक समान हो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और जहाँ पर अलग अलग हो उसे हम असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये चार्ज यहाँ रखा है देखो एक ठो, और एक चार्ज यहाँ रखा है। आप बताइएगा कि ये वाला चार्ज इस पर अधिक फोर्स लगाएगा, किस पर अधिक फोर्स लगाएगा? मान लो इसका नाम मैंने 1 दिया, इसका नाम मैंने 2 दिया,
बताओ इसके द्वारा 1 वाले चार्ज पर अधिक फोर्स लगेगा कि 2 वाले चार्ज पर अधिक फोर्स लगेगा? 1 वाले पर अधिक फोर्स लगेगा। तो जब अलग अलग फोर्स लगेंगे तो अलग अलग तीव्रता भी हो जाएगी, इंटेंसिटी भी अलग अलग हो जाएगी। और जब अलग अलग इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिख रही है, तो क्या वो विद्युत क्षेत्र एक समान है? नहीं, वो क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कहीं पर एक जैसी दिखे, हर पॉइंट पर एक जैसी दिखे, तो उसे आप क्या बोलोगे? एक समान विद्युत क्षेत्र बोलोगे। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो थोड़ा सा, एक बात और समझो थोड़ा सा। ये फार्मूला जो आपको बताया गया E = F/Q, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, ये दिखाई दे रहा है क्या इधर? मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, मैंने एक ये चार्ज रखा और एक चार्ज यहाँ पर रखा। मैंने कहा इसके कारण इस पर कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा। मान लो डिस्टेंस कितनी हो गई? r हो गई। तो कूलाम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? जो कूलाम का फोर्स आपको सिखाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग 1/4πε0K Q1 Q2 अपान r²। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? लेकिन यहाँ देखो दोनों चार्ज को मैंने क्या माना है? इसको भी Q, ये भी Q लिखा हुआ है, तो क्यों ना इसको आप लिख दो Q × Q। और बटे यहाँ देखो क्या होता है? Q। तो बटे ये, सॉरी बटे ना करो, अभी ये फोर्स आ रहा है। फोर्स जब आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया गया है F/Q। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ गया? 1/4πε0K Q × Q बटे r², अब पूरे के अपान Q। तो Q से Q क्या हुआ? कट गया। एक Q से एक Q क्या हुआ? कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया 1/4πε0K Q/r²। देखो आया कि नहीं आया? 1/4πε0K Q/r²। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सूत्र होता है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सूत्र होता है। अब कहो कि इलेक्ट्रिक, इधर सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला F/Q भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4πε0K Q/r² भी है। परीक्षा में जो प्रश्न न्यूमेरिकल आपसे पूछे अगर, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि अगर वो फोर्स और चार्ज दिया है, क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज, तब आप ये वाला सूत्र लगा दोगे। लेकिन अगर चार्ज और डिस्टेंस की बात कर रहा है, चार्ज और डिस्टेंस की बात कर रहा है, तब आप ये वाला सूत्र लगाओगे। जैसे समझ लीजिए कि आपसे कह दिया प्रश्न ने कि 10 कूलाम आवेश से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 10 कूलाम आवेश से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय 10 कूलाम चार्ज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, या जो भी डिस्टेंस को ले लो। तो जरा बताओ क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको? चार्ज की वैल्यू दिया और डिस्टेंस की वैल्यू दिया, तो सूत्र कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा। और अगर मैं कहता हूँ कि 5 कूलाम आवेश पर 10 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है, 5 कूलाम आवेश पर 10 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तब सूत्र कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि क्या दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नोट कर लो, जो नोट करना हो, तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल इन दोनों फार्मूलों से रिलेटेड आपको करवा देता हूँ। ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1.2 × 10⁻⁶ कूलाम experienced a force of 14.4 Newton. What is electric field intensity at that point? हिंदी में है 1.2 × 10⁻⁶ कूलाम का विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र द्वारा 14.4 न्यूटन का बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आइए समझिए। इस सवाल को लगाने के लिए देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमने आपको 2 सूत्र बताए हैं। कितने सूत्र बताए हैं? 2 सूत्र। एक सूत्र E बराबर आपने सीखा है F/Q और एक सूत्र आपने सीखा है 1/4πε0K Q/r²।
दोनों सूत्र देख लिया आपने। अब बताओ ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर कि ये वाला लगेगा? तो सवाल को ध्यान से देखो और पहले लिख लो क्या दिया है। बताओ यहाँ ये किसकी वैल्यू दिया है? ये वाला मान किसका दिया है बच्चों? Q का। कूलाम में है ना, तो Q का मान है 1.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। और ये किसकी वैल्यू दिया है? 14.4 न्यूटन। तो F की वैल्यू दिया है 14.4 न्यूटन। किसकी वैल्यू है? F की। अब मैंने बताया आपको कि अगर Q और F दिया हो तो आप ये वाला सूत्र लगा देना। ये वाला लगाने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इस सूत्र को अप्लाई कर दो, तो ये सूत्र आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो कैसे लगेगा सवाल? E बराबर F अपान Q। तो E इक्वल टू F की वैल्यू हो गई 14.4 अपान 1.2 इंटू 10 की पावर -6। आप इसको डिवाइड करोगे 14.4 को 1.2 से, तो क्या हो जाएगा? ये देखो 12 बरहम 144 और 1.2 गुणे 10 की पावर -6 ऊपर चला गया तो क्या हो गया? +6। और इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलाम। आपका आंसर आ गया। कितना सरल सवाल है। F अपान Q लगा दिया, F की वैल्यू है 14.4 रख दिया ऊपर, Q की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -6 रख दिया। ये देखो 12 बरहम 144, एक अंक पर दशमलव लग गया, 10 की पावर -6 ऊपर चला गया, 10 की पावर +6 न्यूटन पर कूलाम बन गया। इस सवाल को नोट डाउन करिए और एक नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलाम प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अगर हिंदी में देखो तो सरल भाषा में कि 10 माइक्रोकूलाम आवेश से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब यहाँ देखो आवेश कितना दिया है बच्चों, गिवन चार्ज कितना दिया है 10 माइक्रोकूलाम, और डिस्टेंस कितना दिया है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि फार्मूला कौन सा काम करेगा। फार्मूला कौन सा काम करेगा जरा बता सकता है कोई? क्या काम करेगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर। लेकिन इस सवाल जब कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो माइक्रो कूलाम को आप किस में बदलोगे? कूलाम में। और सेंटीमीटर को कहाँ में बदलोगे? मीटर में। आप उसको SI सिस्टम में लाने का प्रयास करोगे। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने का तरीका मैंने बताया था। क्या करते हैं, जब माइक्रो हटता है तो क्या आ जाता है? 10 की पावर -6। याद है कि नहीं याद है? तो ये बन गया 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो किसका गुणा करते हैं? 10 की पावर -2 का। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करोगे। ये बात समझ में आ गई क्या? अब आपको Q मिल गया, R मिल गया। अब E का सूत्र लगा दो। तो E का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर। आई बात समझ में? अब यहाँ समझो कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इस चीज़ की वैल्यू आपको पता है। इसका मान मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, शायद लेक्चर 1 या 2 में देखिएगा, इसकी वैल्यू अच्छे से बताई गई है। कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10 की पावर 9। और जो K लिखा है तो ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और प्रश्न में कुछ बोला नहीं गया कि किस मीडियम में रखा है। जब प्रश्न में ये न बताया जाए किस मीडियम में रखा है तो आप समझ लेना कि वो एयर या वैक्यूम में रखा है। और एयर या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बताया गया है? 1। कितना बताया गया है? तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 1। अगर प्रश्न में ये कहता कि वो चार्ज किसी मीडियम में रखा है तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको देना पड़ेगा, और जितना देगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मान उतना आप यहाँ पुट कर देना। हो सकता है कुछ फिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको याद कराया था कि कैरोसिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का, ये सब नहीं बताया गया है। क्यों झूठ बोलते हो? भगवान से डरो। ये सब हमने शायद लेक्चर 2 में या 3 में चर्चा किया हुआ है कि किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। आप उसको जा करके एक बार रिवाइज करिएगा, हर एक चीज़ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताए गए हैं, तो मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ। तो E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया, चूँकि ये एयर की बात हुई तो 1 हो गया। और इंटू Q का मान कितना हमने निकाला? 10 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो R की वैल्यू 5 गुणे 10 की घाते -2 गुणे
5 गुणे 10 की घाते -2। इतना समझ में आया क्या आपको? अब ये 10 की घाते -2, और इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, नहीं तो गंदा लग रहा है। अब देखो ये 10 की घात -2, 10 घात -4 बन गया। 10 घात -4 इससे कट गया, तो इसके पास 10 की पावर -2 बचा। ये 10 की पावर 9 से 10 की पावर -2 खत्म हो गया, तो 10 की पावर 7 बचा। तो आपके पास ले दे करके क्या बचा? 9 × 10 की पावर 7 अपान 5 × 5। तो देखिए 5 दूनी 10 कट गया कि नहीं कट गया? एक 10 और उससे ले लो तो ये 5 से भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 2 × 5 से कट जाएगा, तो 2 और 10 की पावर 6, तो 2 दूनी 4, 9 चौक 36। 36 गुणे 10 की पावर 6 आ गया। 36 गुणे 10 की पावर 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3.6 × 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। 36 गुणे 10 की पावर 6 को आप लिख सकते हो 3.6 × 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत बल रेखाएं। क्या देखेंगे बच्चों? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की विद्युत क्षेत्र ही हैं। विद्युत बल रेखाओं को संक्षिप्त रूप से विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हो। तो विद्युत बल रेखाएं वे वक्राकार पथ होती हैं जिन पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र द्वारा जो परिभाषित किया गया, तो वहाँ आपके पास फ्री यूनिट चार्ज की बात की गई है, स्वतंत्र एकांक धनावेश की बात की गई है। तो आप बता सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं वे वक्राकार पथ होती हैं जिन पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। थोड़ा और सरल शब्दों में समझो, अगर ये एक प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज है। अब ध्यान से देखोगे, मैं अगर यहाँ पर, इधर समझिएगा कि मैं अगर यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रखूँगा तो ये प्लस इस प्लस को ऐसे दूर भगाएगा, यहाँ रखूँगा दूर भगाएगा, यहाँ रखूँगा दूर भगाएगा, फिर ये वाला उसको अपनी तरफ क्या करने का प्रयास करेगा? खींचेगा। तो अगर मैं इस रास्ते में एक प्रैक्टिकल करना चाहूँगा तो ये उसको इस प्रकार से प्लस Q आवेश इस तरफ से इस तरफ की ओर जाएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ प्लस चार्ज को तो वो यहाँ से इसको रिपल करके इधर भेज देगा। मैं यहाँ रख देता हूँ तो वो रिपल करके ऐसे भेज देगा। यहाँ रखता हूँ तो वो उसको ऐसे दूर भगाता चला जाएगा, फिर ये वाला उसको अपनी तरफ क्या करना शुरू करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया गया। ये किसने देखा? माइकल फैराडे ने। अगर तो आपसे पूछे कि विद्युत बल रेखा की खोज किसने किया, इस पर कॉन्सेप्ट, इसकी कॉन्सेप्ट किसने, इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो क्या बताओगे? माइकल फैराडे ने। फिर इन्होंने यहाँ पर रखा तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार से फिर से वो प्लस Q आवेश भागते हुए यहाँ माइनस पर आ रहा है। थोड़ा सा नीचे रख के चेक किया, इस प्रकार से आता हुआ। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक प्रकार के वक्राकार पथ हैं या रेखीय पथ हैं। देखो यहाँ रेखीय भी है और वक्राकार भी है। तो विद्युत बल रेखाएं रेखीय या वक्राकार पथ होती हैं जिन पर कौन चल रहा है? एकांक धनावेश। कौन चल रहा है? एकांक धनावेश चल रहा है। तो परिभाषा कितनी सरल हो गई कि विद्युत बल रेखाएं वे वक्राकार पथ होती हैं, वक्राकार या रेखीय पथ होती हैं जिन पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दैट कर्वीलिनियर पाथ इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रीली। Electric lines of forces are that curvilinear path in which unit positive charge is moving freely। अब देखो इस पर कौन चल रहा था? एकांक धनावेश। इस पर भी कौन चल रहा था? एकांक धनावेश। समझ गए बात को ना? इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लो कैसे कैसे बनती हैं। ये मैंने दो चार्ज के लेकर के दिखाया आपको कि एक चार्ज अगर प्लस है और एक चार्ज अगर माइनस है, तो ये क्या हो रही हैं? देखो प्लस से निकल करके माइनस में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस पे जाकर के ख़त्म होती हैं। चलो प्रॉपर्टी ही समझ लो, इनके गुण समझो। पहला गुण क्या है? पहला गुण आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं।
धनावेश से शुरू होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अगर कोई चीज़ एक जगह से स्टार्ट हुई, एक जगह ख़त्म हो गई, है ना, फिर से अगर स्टार्ट हुई और वहीं पर चली आई, तो ये देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट होकर के यहीं चली आती तो इसको आप बोलोगे कि ये बंद वक्र है। कैसा है? बंद वक्र। लेकिन यहीं से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई, यहाँ नहीं आ पाई, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये कैसा है? देखो खुला है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ओपन कर्व। ये कैसा होती हैं बच्चों? ओपन कर्व होती हैं, खुला वक्र होती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं। लेकिन आगे जब हम चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसी होती हैं? बंद वक्र होती हैं। वो कैसी होती हैं? बंद वक्र होती हैं। वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक भी आती हैं। आइए, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ओपन कर्व पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। कहाँ से? धनावेश से स्टार्ट होती हैं, धनावेश से स्टार्ट होती हैं और ऋणावेश पर एंड हो जाती हैं। तीसरी बात, अगर और लाइन यहाँ से ऐसे ऐसे करके खींच लिया जाए, देखो तो यहाँ पर लाइन क्या है? पास पास है, और यहाँ पर लाइन क्या है? दूर दूर है। तो जहाँ पर ये लाइन पास पास होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, और जहाँ पर ये लाइन दूर दूर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? कम होता है। तो ये कहोगे कि विद्युत बल रेखाएं जहाँ पर सघन होती हैं, सघन यानी कि डेंसर, जहाँ पर ये सघन होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और ये जहाँ पर विरल होती हैं, जहाँ पर विरल होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? मिनिमम होता है, कम से कम होता है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट की बात अगर हम करें तो इस पर भी धनावेश है, इस पर भी धनावेश है। तो जैसे एक आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करता है, अगर लाइक चार्ज है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। दे रिपल टू ईच अदर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपल टू ईच अदर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और नेक्स्ट की अगर बात करो तो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। दे डू नॉट इंटरसेक्टेड ईच अदर। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों नहीं काटती हैं? अगर बात ये आती है तो इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक लाइन एक हो गई और ये एक इलेक्ट्रिक लाइन हो गई, है ना, किसी इलेक्ट्रिक लाइन के किसी पॉइंट पर अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचते हो, टेंजेंट खींचते हो, तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। अच्छा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, खैर छोड़ो, यहाँ समझो। आप अगली प्रॉपर्टी को समझ लो पहले, फिर उसको मैं समझाता हूँ। वो क्वेश्चन हो गया क्यों नहीं काटती हैं आपके लिए, वो एक प्रश्न हो गया कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे क्यों नहीं काटती, अभी उसको माइंड में रख लीजिए। पहले प्रॉपर्टी खत्म कर लो। तो 6th प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को बताएगा या परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। तो 6 प्रॉपर्टी 6 देखो कि ये खुला वक्र बनाती हैं, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, ये जहाँ सघन होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम और जहाँ विरल होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम होती है, ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। अब जो प्रश्न आपका बना हुआ है तो उस क्वेश्चन का उत्तर आपको लेकर के आना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट जब आपकी क्लास लूँगा तो मैं उसका आंसर आपको क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा आज अभाव है मेरे पास। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक जितना पढ़ाया गया है अगर आप उसको अच्छे से लेक्चर 1 से पूरे मन के साथ देखेंगे तो आपका एक भी चीज़ कहीं छूट नहीं रहा है। अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप हमको उसको मैसेज करके बताइएगा, मैं उसको कंप्लीट करूँगा। लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं NCERT पर बेस्ड और बोर्ड एग्जाम में जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं वो सारा का सारा न्यूमेरिकल मैं 1-2 लेक्चर में लेकर के फिनिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।